चलिए बेटा, जैसा कि हमने कहा था बेटा, हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं लोकोमोशन मूवमेंट पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, लोकोमोशन मूवमेंट में हर एक लाइन कवर करेंगे, कोई लाइन छूटेगी नहीं। ठीक है, ये एक रैपिड रिवीजन वीडियो होगी। ठीक है, देखिए अब आप कुछ चीज़ों को बहुत ध्यान से समझते हैं। जैसे कि तुमको बेटा हमने कहा था, अगर कोई प्रोटोप्लाज्म में स्ट्रीमिंग हो रही है, ठीक है, कुछ चीज़ों ध्यान से प्रेस करते हैं। चलिए पहले, सबसे पहले जानते हैं कितने प्रकार के मूवमेंट होते हैं। जैसा कि तुमको बेटा हमने कहा था, अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रोटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग हो रही है, अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रोटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग हो रही है, जैसे कि अमीबा, ये भी तरह का मूवमेंट होता है। पहली बात। दूसरी बात ये, जो सीलिया है, फ्लैजिला है, टेंटिकल है, ये भी सब मूवमेंट शो कर रहे होते हैं। तीसरी बात ये, ह्यूमन बींग अगर अपना लिम्ब, जॉ, आईलिड और टंग मूव कर ले तो ये भी एक तरह का मूवमेंट होता है। बेसिकली ये तीन तरह के मूवमेंट होते हैं, लेकिन ऐसा मूवमेंट जिसके अंदर प्लेस और लोकेशन चेंज हो जाए तो उसे लोकोमोशन कहते हैं। अब जानते हैं पैरामीशियम में क्या होता है। पैरामीशियम जो सीलिया होता है वो हेल्प करता है मूवमेंट ऑफ फूड, वो हेल्प करता है मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू साइटोकाइनेसिस एंड लोकोमोशन। बेसिकली पैरामीशियम के अंदर जो सीलिया होता है वो मूवमेंट में भी हेल्प करता है, लोकोमोशन में भी हेल्प करता है। अब हमने पहले ऊपर मूवमेंट पढ़ लिया, अब जानते हैं लोकोमोशन एग्जाम्पल कौन से होते हैं। जैसे कि पैरामीशियम, देखिए पैरामीशियम के अंदर सीलिया जो होता है वो लोकोमोशन का काम भी करता है और मूवमेंट का काम भी करता है। जैसे सीलिया जो होता है वो जब मूवमेंट कराता है फूड का, सीलिया जब होता है मूवमेंट कराता है फूड का थ्रू साइटोकाइनेसिस और लोकोमोशन में भी हेल्प करता है। हाइड्रा के अंदर जो टेंटिकल होते हैं जो प्रे को कैप्चर करने काम आते हैं, और यही टेंटिकल जो होते हैं लोकोमोशन में काम भी आते हैं। ह्यूमन बींग के अंदर जो लिम्स होते हैं वो पॉइस्चर चेंज का, ह्यूमन बींग के अंदर जो लिम्स होते हैं वो पॉइस्चर चेंज के काम भी आते हैं और लोकोमोशन के काम भी आते हैं। तुमको बेटा मैं ये भी कहा था कि लोकोमोशन मूवमेंट जो होते हैं हम लोग अलग अलग पढ़ नहीं सकते हैं। सारे ही लोकोमोशन जो है मूवमेंट है, लेकिन सारे मूवमेंट जो है लोकोमोशन नहीं होते हैं। ठीक है, अब आगे जानते हैं। अब जानते हैं, अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कैसे किस पे लोकोमोशन डिपेंड करता है। तो हमें तुम्हें याद रखना है कि जो मेथड ऑफ लोकोमोशन होता है जो कि एनिमल परफॉर्म करते हैं वो हमेशा दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। कौन कौन सी होगी? हैबिटेट हो गई और डिमांड ऑफ सिचुएशन हो गई। अगर हम हैबिटेट चेंज कर देंगे, डिमांड ऑफ सिचुएशन चेंज कर देंगे तो लोकोमोशन भी चेंज हो जाएगा। तो कुल मिला के हमने ये जाना क्या है, हमने ये जाना है कि मूवमेंट के तीन एग्जाम्पल होते हैं। जैसे कि प्रोटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग जो यूनिसेलुलर अमीबा होती है ये भी मूवमेंट होता है। सीलिया, फ्लैजिला, टेंटिकल मूव करे तो ये भी मूवमेंट होता है। अगर ह्यूमन बींग के अंदर क्या हो रहा है, लिम्स है, जॉ है, आईलिड है, टंग है, ये मूव करे तो ये मूवमेंट होता है। एक ऐसा मूवमेंट जिसके अंदर प्लेस और लोकेशन चेंज हो रही, कौन सा होता है? लोकोमोशन होता है। जबकि अगर बात करें पैरामीशियम की, पैरामीशियम में हमने कहा था कि सीलिया जो होता है वो हेल्प करता है मूवमेंट ऑफ फूड टू साइटोकाइनेसिस एंड लोकोमोशन में। समझा कि हाइड्रा टेंटिकल जो होता है वो प्रे कैप्चरिंग का काम भी आता है और लोकोमोशन को भी काम आता है। ह्यूमन बींग के अंदर जो लिम्ब होता है वो पॉस्चर चेंज काम भी आता है, लोकोमोशन काम भी आता है। सारे लोकोमोशन जो है वो मूवमेंट होते हैं, लेकिन सारे मूवमेंट होते हैं लोकोमोशन नहीं होते हैं। हमने कहा था लोकोमोशन जो होता है दो चीज़ों डिपेंड करता है, कौन सी होगी? हैबिटेट हो गया और डिमांड ऑफ सिचुएशन हो गई। अब जानते हैं कितने प्रकार के मूवमेंट होते हैं। चलिए, जैसा बेटा हमने कहा था इस चैप्टर में हमें तीन तरह के मूवमेंट पढ़ने, कौन कौन सा हो गया? अमीबॉइड मूवमेंट हो गया, सेलेरी मूवमेंट हो गया और मस्कुलर मूवमेंट। हमें तीन तरह के मूवमेंट पढ़ने हैं। पहले पढ़ने जा रहे हैं वो है अमीबॉइड मूवमेंट। अमीबॉइड मूवमेंट के अंदर तुम्हें हमने कहा था कि हमारी बॉडी के ब्लड के अंदर कुछ स्पेशलाइज सेल पाई जाती है, इसका नाम होता है मैक्रोफेज होता है और ल्यूकोसिस्ट होता है। पहली बात तो ये अमीबॉइड मूवमेंट में तुम्हें जानना ये है कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ स्पेशलाइज सेल पाई जाती है जिनका नाम क्या होता है? मैक्रोफेज होता है और ल्यूकोसिस्ट होता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि ये जो होती है ये इफेक्टेड होती है स्यूडोपोडिया से। ठीक है। तीसरी बात ये, इस साइटोस्केलेटल एलिमेंट जो माइक्रोफिलामेंट होता है वो भी इन्वॉल्व होता है अमीबॉइड मूवमेंट में। तो बेसिकली अमीबॉइड मूवमेंट के लिए दो तरह से सेल इन्वॉल्व होती है, मैक्रोफेज और ल्यूकोसिस्ट। ये इफेक्टेड होते हैं स्यूडोपोडिया से, और जो साइटोस्केलेटल एलिमेंट जो माइक्रोफिलामेंट होता है वो भी इन्वॉल्व होता है अमीबॉइड मूवमेंट के अंदर। अब जानते हैं सेलुलर मूवमेंट क्या होता है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या होता है सेलुलर मूवमेंट। सेलुलर मूवमेंट में हमने कहा था सेलुलर मूवमेंट जो होता है वो हमेशा आकर करता है हमारे अंदरी ऑर्गन में, जैसे हमारे अंदरी इंटरनल ऑर्गन में आकर करता है, जो कि लैंड होते हैं सिलिटर एपिथेलियम से। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, इसका एग्जाम्पल जो आता है, पहला एग्जाम्पल इसका जो आता है वो आता है ट्रैकिया। ट्रैकिया जो होता है वो हेल्प करता है रिमूविंग द डस्ट पार्टिकल एंड सम ऑफ द फॉरेन पार्ट सब्सटेंस जो कि हम रिन्यू कर लेते हैं अलॉन्ग विद द एटमॉस्फेरिक एयर। ठीक है, तो ट्रैकिया एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ये कि पैसेज ऑफ ओवा थ्रू, दूसरा एग्जाम्पल आता है सेलुलर मूवमेंट को क्या आता है? पैसेज ऑफ ओवा थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। समझ के दो एग्जाम्पल क्लियर हो गए। सेलुलर मूवमेंट जो होता है वो मुझे लाइन होता है इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर होता है, जो लैंड होता है सिलिटर एपिथेलियम से। पहले से एग्जाम्पल आता है ट्रैकिया आता है। ट्रैकिया जो होता है वो हेल्प करता है रिमूविंग द डस्ट पार्टिकल एंड सम ऑफ द फॉरेन सब्सटेंस जो कि इनहेल होता है अलॉन्ग विद एटमॉस्फेरिक एयर। दूसरी बात ये कि जो पैसेज होता है ओवर टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये भी एग्जाम्पल आता है सिलिटरी मूवमेंट का। अब जानते हैं मस्कुलर मूवमेंट। आइए आगे जानते हैं मस्कुलर मूवमेंट। जैसे तुम्हें अपने बेटा कहा था कि जो भी मूवमेंट होता है हमारे लिम्स का, जॉ का, टंग का, इस सब के लिए मस्कुलर मूवमेंट की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जब हम लोकोमोशन पढ़ते हैं इसके लिए हमें परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी चाहिए होती है मस्कुलर की, स्केलेटल की और न्यूरल की। अब जानते हैं क्या होता है मसल क्या होता है।
चलिए, मसल को पहले पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं फ्लैजेलर मूवमेंट क्या होता है। जैसा तुमको बेटा हमने कहा था, सीलिया और फ्लैजेला जो होते हैं वो आउटग्रोथ होते हैं सेल मेम्ब्रेन के, हम लोग जानते ही हैं। दूसरी बात ये आती है क्या होता है फ्लैजेलर मूवमेंट। फ्लैजेलर मूवमेंट जो होता है वो हमेशा हेल्प करता है 3 चीज़ों में। अच्छे से रट लेना, फ्लैजेलर मूवमेंट जो होता है हमेशा हेल्प करता है 3 चीज़ों में। कौन सी चीज़ों की? पहली होती है स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ। दूसरी बात होती है मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट इन द कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्ज। हम सबसे जानते हैं कि स्पॉन्ज के अंदर कैनाल सिस्टम होता है, उसमें जो वाटर करंट होता है उसको मेंटेन करने के लिए फ्लैजेलर मूवमेंट का काम होता है। तीसरी बात आती है लोकोमोशन ऑफ प्रोटोजन, जैसे कि लोकोमोशन ऑफ प्रोटोजन जैसे कि यूरिन, ठीक है। बाकी हम लोग जानते हैं कि मसल जो होता है स्पेशलाइज होता है मेसोडर्मल ओरिजिन से। 40 से 50% जो बॉडी होती है वो मसल से ही कॉन्ट्रीब्यूटेड होती है। मसल जो होती है मसल के अंदर क्या होता है प्रॉपर्टी कौन सी होती है? कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी होती है, एक्सटेंसिबिलिटी होती है और एक्सटेबिलिटी भी होती है। समझ में? अब जानते हैं मसल कितने प्रकार होती है। वो होती है स्केलेटल मसल, विज़ुअल मसल और कार्डियक मसल, ठीक है। पहले जानते हैं स्केलेटल मसल क्या होता है। चलिए अब जानते हैं क्या होता है स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल में पहला पॉइंट तो ये आता है कि नाम ही स्केलेटल मसल है, तो पहला पॉइंट आता है कि स्केलेटल मसल जो होते हैं वो क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं स्केलेटल कंपोनेंट से। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये स्केलेटल मसल हमेशा स्टेरियाटेड मसल होते हैं। तीसरी बात ये इनकी जो एक्टिविटीज़ होती है हमेशा अंडर कंट्रोल होती है नर्वस सिस्टम के, इसलिए हमेशा ये वॉलंटरी मसल होते हैं। समझ में आ गया? चौथी बात ये कौन सी है? चौथी बात ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। पांचवी बात ये कहाँ इन्वॉल्व होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं लोकोमोटरी एक्शन के लिए और चेंज ऑफ पॉस्चर, बॉडी पॉस्चर चेंज करने। समझ में? फिर से बोलो। स्केलेटल मसल जो होते हैं स्केलेटल कंपोनेंट्स हमेशा एसोसिएटेड होते हैं, ये हमेशा स्टेरियाटेड मसल कहलाए जाते हैं। तीसरी बात ये हमेशा वॉलंटरी मसल जो होते हैं। चौथी बात ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। पांचवी बात ये इन्वॉल्व कहाँ होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं लोकोमोटरी एक्शन के लिए और बॉडी पॉस्चर को चेंज करने के लिए। अब जानते हैं क्या होता है विज़ुअल मसल। विज़ुअल मसल जो होते हैं वो हमेशा कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट होते हैं इनर वॉल ऑफ हॉलो विजुअल ऑर्गन। इनर वॉल जो होती है हॉलो विजुअल ऑर्गन वहाँ पाए जाते हैं, जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल होगी, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट हो गया। समझ में आ गया? दूसरी बात ये इनके अंदर स्टीरिएशन नहीं होता है ये, और दूसरी बात ये इनके अंदर स्टीरिएशन नहीं होता है ये है। समझ में? नॉन स्टीरिएशन वाले हैं, ठीक है। इसलिए ये स्मूथ होता है। समझ में? इसलिए समझो हम लोग नॉ इसलिए फिर हम लोग इसे स्मूथ मसल भी कहते हैं, ठीक है। ये हमेशा कैसे होते हैं? इनवॉलेंट्री होते हैं, ये यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। इनका काम क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड गैमेट्स थ्रू द जेनिटल ट्रैक्ट। समझ में आ गया? जितने भी नॉन स्टीरिएटेड मसल होते हैं सब कैसे होते हैं? वो इनवॉलेंट्री होते हैं। चलिए अब जानते हैं तीसरी मसल कौन सी है, वो हमारी है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल में पहला पॉइंट तो ये एक तरह की मसल होती है जो हार्ट अप आई थी, पहली बात ये। दूसरी बात ये ब्रांचिंग पैटर्न शो करती है। तीसरी बात ये स्टीरियाटेड होती है। चौथी बात ये कि ये इनवॉलेंट्री नेचर की होती है, हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं होती है। पांचवी बात ये यूनिन्यूक्लिएटेड होती है। फिर से रिपीट करता हूँ, कार्डियक मसल जो होती है वो मसल हार्ट अप आ जाती है, ब्रांचिंग पैटर्न में होती है, स्टीरियाटेड होती है, इनवॉलेंट्री होती है, यूनिन्यूक्लिएटेड होती है। अब पूरे जानते हैं मसल पूरे समझते हैं मसल क्या होती है। मसल बंडल, चलिए बेटा थोड़ा जानते हैं मसल बंडल क्या होता है। देखिए बेटा हमने कहा था हमारी बॉडी के अंदर हम 3 तरह की मसल पड़ी है, विजल हो गई है, या फिर स्टीरियाटेड है, नॉन स्टीरियाटेड है, या फिर कार्डियक मसल है। हमने कहा था हमारी बॉडी के अंदर जितने भी मसल होते हैं वो सब बने होते हैं किसके? मसल बंडल बने होते हैं। क्योंकि एक ही लाइन दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर कि हमारे बॉडी के अंदर जो भी मसल होती है स्केलेटल मसल जो होती है बॉडी के अंदर बनी होती है कई तरह के मसल बंडल से बनी होती है। मसल बंडल को ही फेसिकल कहते हैं। मतलब बॉडी के अंदर हमारी मसल जो बनी होती है कई तरह के मसल बंडल से बनी होती है, जिन्हें हम लोग फेसिकल भी कहते हैं। और ये फेसिकल जो होते हैं ये हेल्ड टुगेदर होते हैं बाय द कॉमन कोलिनेजियस कनेक्टिव टिश्यू। बोलो। ये फेसिकल जो होते हैं वो हेल्ड टुगेदर होते हैं बाय द कॉमन कोलिनेजियस कनेक्टिव टिश्यू द्वारा कनेक्टेड होते हैं। और एक मसल बंडल के अंदर कई सारे क्या होते हैं? मसल फाइबर होते हैं। एक मसल बंडल के अंदर क्या होते हैं? कई सारे मसल फाइबर होते हैं। उस मसल फाइबर के ऊपर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर पाई जाती है, उसे कहते हैं क्या है? सार्कोलिमा कहते हैं। तो आप देख सकते हैं पूरी हमारी मसल है, मसल के अंदर देखिए कई सारे मसल बंडल दिए हुए हैं। मसल बंडल में छोटे छोटे गोले दिए हुए मसल फाइबर है। मसल फाइबर को जो मैंने रेक्टेंगल लेयर बनाई कौन सी है? वो है सार्कोलिमा की। तो भैया बताइए मसल बंडल कहते हैं कि मसल बंडल को फेसिकल कहते हैं, और जो विगन पार्ट है वो कौन सा है? वो है कॉमन कोलिनेजियस कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। देखता चलिए थोड़ा जानते हैं मसल फाइबर के अंदर क्या होता है। देखिए मसल फाइबर जो होता है वो हमेशा एक मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। देखो मसल फाइबर मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, या तो ये कहो या फिर ये कह दो कि मतलब मसल फाइबर इज सिनेप्टिज्म, बात बराबर ही होती है। मसल फाइबर बताइए मल्टी न्यूक्लिएटेड क्यों होता है? आप बोलोगे क्योंकि उस मसल फाइबर का जो साइकोप्लाज्म होता है उसके अंदर कई सारे न्यूक्लियर होते हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये मसल फाइबर का जो साइकोप्लाज्म होता है उसमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है उसे साइकोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और वो मसल फाइबर में क्या करता है? वो कैल्शियम आयन को स्टोर करता है। दूसरी बात ये। तीसरी बात ये मसल फाइबर जो होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है? तो उसके अंदर क्या होता है? प्रेजेंस होते हैं लार्ज नंबर में पैरेलली अरेंज फिलामेंट होते हैं, उसे कहते हैं फिलामेंट कहते हैं या मायोफाइब्रिल कहते हैं। तीसरी बात। चौथी बात ये हर एक मायोफाइब्रिल जो होता है या तो डार्क कलर का होगा या तो लाइट बैंड होगा। समझ में आएगा? तो कुल मिलाकर जाने मतलब फाइबर ये होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। कारण क्या है? साइकोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या होता है? कई सारे न्यूक्लियर होते हैं। जो साइकोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है मसल फाइबर का उसके अंदर क्या होता है? वो स्टोर करता है कैल्शियम आयन
लाइन को। दूसरी बात, तीसरी बात ये मसल फाइबर जो होता है वो प्रेजेंस होता है लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज फिलामेंट इन द साइटोप्लाज्म से कहते हैं कि मायोफिलामेंट कहते हैं तो मायोफाइब्रिल कहते हैं। चौथी बात ये हरे मायोफाइब्रिल जो होता है डार्क कलर का होता है तो लाइट कलर का होता है। तो जैसा तुमको बेटा हमने कहा था कि हमने कहा था हमने कहा था मसल फाइबर के अंदर पैरेलली अरेंज जो होते हैं रॉड स्पाइन उसे कहते हैं क्या है, मायोफाइब्रिल कहते हैं तो मायोफाइब्रिल कहते हैं। ठीक है, मायोफाइब्रिल कहते हैं या फिर बैंड कहते हैं। देखिए वो दो तरह के होते हैं, तो लाइट होगा या तो डार्क होगा। देखिए लाइट बैंड जो है उसे आई बैंड भी कहते हैं, आइसोट्रॉपिक बैंड भी कहते हैं, एक्टिन भी कहते हैं, थिन फिलामेंट भी कहते हैं। डार्क बैंड जो होता है उसे ए बैंड भी कहते हैं, एनिसोट्रॉपिक बैंड भी कहते हैं, मायोसिन भी कहते हैं, थिक फिलामेंट भी कहते हैं। फिर से बोला मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है लाइट बैंड जो होता है उसे आई बैंड भी कहते हैं, आइसोट्रॉपिक बैंड भी कहते हैं, एक्टिन भी कहते हैं, थिन फिलामेंट भी कहते हैं। जबकि डार्क बैंड जो होता है उसे ए बैंड भी कहते हैं, एनिसोट्रॉपिक बैंड भी कहते हैं, मायोसिन भी कहते हैं, थिक फिलामेंट कहते हैं। दोनों ही प्रोटीन जो होते हैं वो अरेंज होते हैं रॉड लाइक होते हैं, पैरेलल होते हैं और लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ मायोफाइब्रिल में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं। चलिए अब थोड़ा सा जानते हैं क्या होती है जेड लाइन, एम लाइन, ए लाइन, सर्कुलर क्या होता है, एच जोन क्या होती है। देखिए जैसा तुमको बेटा हमने कहा था इन द सेंटर, हर एक आई बैंड के सेंटर से एक इलास्टिक फाइबर गुजर रहा होता है। हर एक आई बैंड के सेंटर से एक इलास्टिक फाइबर गुजर रहा होता है, उसे जेड लाइन कहते हैं, जो उसे बाइसेक्ट करता है इक्वली। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, ऐसे ही जो थिक फिलामेंट है जिसे हम लोग ए बैंड कहते हैं वो भी हेल्ड टुगेदर होता है मिडिल ऑफ दिस बैंड बाय थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन से कहते हैं एम लाइन कहते हैं। बोलिए मैंने क्या बोला, मैंने बोला है कि जो थिक फिलामेंट होता है जिसे ए बैंड कहते हैं वो भी हेल्ड टुगेदर होता है मिडिल ऑफ दिस बैंड बाय थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन से हम लोग एम लाइन कहते हैं। तुमको बेटा हमने ये भी कहा था कि जो पोर्शन होता है मायोफाइब्रिल का बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन, जो जेड लाइन जो लगातार होने वाली दो जेड लाइन जिसका पोर्शन होता है उसे कहते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, उसे साइकोमेर कहते हैं। द पोर्शन ऑफ मायोफाइब्रिल बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन्स इज कंसिडर्ड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, साइकोमेर कहते हैं। और एक ऐसा सेंट्रल पार्ट थिक फिलामेंट का जो कि ओवरलैप नहीं करता थिन फिलामेंट से, उसे एच जोन कहते हैं। बोलिए मैंने क्या बोला, मैंने 4 पॉइंट मुझे बताया है कि जो सेंटर होता है हर एक आई बैंड का उससे पास होने वाला एक इलास्टिक फाइबर होता है उसे एच जोन कहते हैं, जो उसे बाइसेक्ट करता है। जो ए बैंड जो कि थिन फिलामेंट होता है जो कि हेल्ड होता है मिडिल ऑफ दिस बैंड बाय थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन से एम लाइन कहते हैं। जो पोर्शन होता है मायोफाइब्रिल का बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन से कहते हैं क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, नाम क्या है, सार्कोमेयर है। एक सेंट्रल पार्ट थिक फिलामेंट का जो कि ओवरलैप नहीं करता थिन फिलामेंट से, उसे कहते हैं क्या, एच जोन कहते हैं। ठीक है, एच जोन की एक और डिफिनेशन बताओ क्या है कि सेंट्रल गैप बिटवीन एक्टिन फिलामेंट एक्सटेंडिंग थ्रू मायोसिन, सेंट्रल गैप बिटवीन एक्टिन फिलामेंट एक्सटेंडिंग थ्रू मायोसिन फिलामेंट, सेंट्रल गैप बिटवीन एक्टिन फिलामेंट एक्सटेंडिंग थ्रू मायोसिन फिलामेंट इन ए बैंड। ठीक है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जेड लाइन मायोफाइब्रिल की एक ऐसी लाइन होती है जो कि सेपरेट करता है दो डिस्टिंक्ट साइकोमेर को। अब देखते हैं डायग्राम देखते हैं। देखिए अगर आप डायग्राम को बहुत ध्यान से समझ सकते हैं, डायग्राम बहुत ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आएगा कि ये जेड लाइन है, ये जेड लाइन जो है ये जेड लाइन है, और ये जेड लाइन होती है दो आई बैंड के, सॉरी जेड लाइन जो है वो आई बैंड को बीच से काट रही है। ठीक है, देखिए यहाँ दिखाया गया है कि आई बैंड है, आई बैंड को बीच से कौन काट रहा है, वो जेड लाइन काट रही है। ठीक है, ठीक है, तो ये बेसिकली कौन सा है, थिन फिलामेंट है, मतलब बेसिकली ये आई बैंड, और जो डार्क वाला नीचे कौन सा है वो थिक फिलामेंट है, मतलब कि वो ए बैंड है। ठीक है, अब देखिए ये आधा पार्ट यहाँ पे ए बैंड का जो है वो आई बैंड से ओवरलैप कर रहा है, आई बैंड का ए बैंड से ओवरलैप कर रहा है। ये से बीच वाला ऐसा पार्ट है जो ओवरलैप नहीं कर रहा। तुमको मैंने कहा था कि सेंट्रल पार्ट थिक फिलामेंट जो कि ओवरलैप नहीं करता थिन फिलामेंट से, कहते हैं कि एच जोन है, तो ये एच जोन हो गया है, समझ में आ गया। तुमको बेटा हमने ये भी कहा था कि दो लगातार सक्सेसिव जेड लाइन के बीच का जो एरिया होता है उसे फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, उसे साइकोमेर कहते हैं। देखिए यहाँ पे भी जेड लाइन है, यहाँ पे भी जेड लाइन है, तो इन दोनों बीच का एरिया उसे साइकोमेर कहते हैं। क्लियर हो गया। और बीच में जो ए बैंड को काट रहा है कौन सी है, वो होती है एम लाइन होती है। क्लियर है, क्लियर है। तो बेसिकली आप ये बोलोगे कि जो साइकोमेर होता है वो आधा आई बैंड पूरा का पूरा ए बैंड और आधा आई बैंड से मिलकर बनता है। तो क्लियर हो गया क्या होता है साइकोमेर, क्या होती है जेड लाइन, क्या होती है एम लाइन होती है। तो ये सब क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए पीछे हम लोग पढ़ के आए थे दो तरह के मायोफाइब्रिल होते हैं, कौन सा होता है, एक्टिन होता है, मायोसिन होता है। पहले जानते हैं एक्टिन क्या होता है। एक्टिन तुमको हमने कहा था हर एक एक्टिन जो बना हुआ होता है वो दो एफ मतलब कि दो फिलामेंटस एक्टिन बना होता है जो कि हेलिकली बाउंड होते हैं। बेसिकली तुमको हमने कहा था हर एक एक्टिन जो होता है वो दो फिलामेंटस एक्टिन बना होता है जो कि हेलिकली बाउंड होता है, पहली बात तो ये। और एक एफ एक्टिन जो होता है उसका मोनोमर कौन सा होता है, वो ग्लोमेरुलर एक्टिन होता है, दूसरी बात ये। तीसरी बात ये, दोनों फिलामेंट जो होते हैं ऑफ अनदर प्रोटीन, जो टू फिलामेंट ऑफ समझ में एक्टिन क्या होता है। तीसरी बात ये, दो फिलामेंट जो होते हैं जो कि अंदर प्रोटीन ट्रोपोमाइसिन जो होते हैं वो ऑल्सो रन टूगेदर, ट्रोपोमाइसिन जो होता है साथ में, मतलब बेसिकली जो दूसरे प्रोटीन के जो दो फिलामेंट हैं जो कि जिसे ट्रोपोमाइसिन कहते हैं वो भी एफ एक्टिन के साथ साथ ही रन कर रहा होता है। चौथी बात ये, ट्रोपोनिन जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है रेगुलर इंटरवल ऑन ट्रोपोमाइसिन। तो हमने बेटा क्या कहा है,
हमने बेसिकली कहा यह है कि एक्टिन जो होता है बना हुआ होता है दो फिलामेंटस एक्टिन से बना होता है जो कि हेलिकली बाउंड होते हैं, और एक फिलामेंटस एक्टिन का जो मोनोमर होता है वो ग्लोमेरुलर एक्टिन बेसिकली जी एक्टिन होता है। और तुमको साथ ही साथ आपने ये भी कहा था कि जो दूसरे प्रोटीन के दो फिलामेंट होते हैं, दूसरे प्रोटीन के जो दो फिलामेंट होते हैं जिसे ट्रोपोमायोसिन कहते हैं, जिसे ट्रोपोमायोसिन कहते हैं, वो भी साथ साथ रन कर रहा होता है एफ एक्टिन के साथ, ठीक है। और ट्रोपिन जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है रेगुलर इंटरवल ऑफ ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। अब जानते हैं मायोसिन क्या होता है। चलिए अब थोड़ा जान लेते हैं मायोसिन क्या है। मायोसिन तुमको हमने कहा था कि कई सारे मेरोमायोसिन प्रोटीन मिलके एक मायोसिन बनाते हैं। मेरोमायोसिन के दो पार्ट होते हैं, कौन कौन सा होता है, एचएमएम होता है और एलएमएम होता है। एचएमएम क्या होता है, हैवी मेरोमायोसिन होता है जिसके अंदर आता है ग्लोमुलर हेड आता है, शॉर्ट आर्म आता है। एलएमएम क्या होता है, लाइट मेरोमायोसिन होता है जिसके अंदर सिप्टेन आती है। और फिर से कर देता हूँ, बताइए ग्लोमुलर हेड क्या होता है। ग्लोमुलर हेड के अंदर क्या होता है, एक एक्टिव एटीपीज एंजाइम होता है और बाइंडिंग साइट होती है किसके लिए, एटीपी और एक्टिन के लिए। फिर से बोला मैंने क्या बोला, मैंने बोला है मायोसिन जो बना होता है कई सारे मेरोमायोसिन से मिलकर बना होता है। मेरोमायोसिन के दो पार्ट होते हैं, कौन सा होता है, एचएमएम होता है और एलएमएम होता है। एचएमएम जो होता है हैवी मेरोमायोसिन होता है, इसके अंदर क्या होता है, ग्लोमुलर हेड आता है और शॉर्ट आर्म आता है। एलएमएम क्या होता है, जो लाइट मेरोमायोसिन कहते हैं, स्पेक्ट्रम आता है। ग्लोमुलर हेड होता है, इसके अंदर क्या होता है, एक्टिव एटीपी एंजाइम होता है और बाइंडिंग साइट होती है फॉर एटीपी एंड एक्टिन, ठीक है। देखिए अब हमको एक चीज़ और बताते हैं, आप जो हमने चीज़ और बताना चाहते हैं वो हमने कहा था कि रेस्टिंग स्टेट, जो रेस्टिंग स्टेट होती है सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन मास, ठीक है। रेस्टिंग स्टेट में क्या होता है, जो ट्रोपोनिन होता है वो मास कर लेता है एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन ऑन द एक्टिव फिलामेंट, वो छुपा लेता है। रेस्टिंग स्टेट में देखा ये गया ट्रोपोनिन जो होता है वो मास कर लेता है, छुपा लेता है एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन ऑन द एक्टिव फिलामेंट, ठीक है। अब जानते हैं आगे, चलिए आगे देखते हैं। ये तुम जो पहले पढ़ाई जो कि रेस्टिंग स्टेट में क्या होता है, ट्रोपोनिन जो होता है मास कर लेता है एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन ऑन द एक्टिव फिलामेंट। हमने कहा था हर एक मायोसिन जिसे थिक फिलामेंट कहते हैं वो पोलराइज्ड प्रोटीन होता है, ठीक है, हम जानते हैं। हम तो ये भी कहा था कि जो एचएमएम होता है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर हेड होता है, शॉर्ट आर्म होता है जो कि प्रोजेक्ट करता है, जो कि प्रोजेक्ट करता है आउटवर्ड एट अ रेगुलर डिस्टेंस एंड एंगल, जो प्रोजेक्ट करता है रेगुलर डिस्टेंस पर और एंगल पे फ्रॉम ईच अदर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ पोलराइज्ड मायोसिन फिलामेंट इज कॉल्ड क्रॉस आर्म, इसे कहते हैं कि क्रॉस आर्म कहते हैं, ठीक है। अगर आप डायग्राम को बहुत ध्यान से देख सको तो आपको उसको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मैं कहना ही चाहता हूँ कि जो एचएमएम होता है वो जब प्रोजेक्ट करता है रेगुलर डिस्टेंस पे और एंगल पे, तो जो एक डिस्टेंस होती है उसकी वर्टिकल से उसे कहते हैं क्या है, ठीक, उसे कहते हैं क्या, क्रॉस आर्म कहते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, ये पूरा पार्ट जो है एलएमएम का टेल है, ये पूरा पार्ट जो है एचएमएम का, इसके अंदर क्या आता है, हेड आता है और कौन सा आता है, हेड आता है और कौन सा आता है, क्रॉस आर्म आता है, सॉरी हेड आता है और कौन सा आता है, और थोड़ा सा शॉर्ट आर्म आता है। लेकिन जो ये वर्टिकल डिस्टेंस पे कौन सा, उसे कहते हैं क्रॉस आर्म कहते हैं। हमने कहा था हेड में क्या होती है, एक्टिविटी पे एंजाइम होती है और बाइंडिंग होती है फॉर एटीपी एक्टिन। यहाँ पे कौन सा आता है, पहले कौन सा आता है, वो आता है एक्टिन बाइंडिंग साइट आता है, नीचे का कौन सा होता है, वो एटीपी बाइंडिंग साइट होता है, समझ में आ गया। फिर से बोला मैंने क्या बोला, मैंने बोला है कि एचएमएम जो होता है, एचएमएम जो होता है वो प्रोजेक्ट करता है रेगुलर डिस्टेंस पे एट सम एंगल ईच अदर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ पॉलीमराइज्ड मायोसिन फिलामेंट, से कहते हैं क्या है, क्रॉस आर्म कहते हैं। आइए देखते हैं कैसे होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म। बेसिकली जो बेस्ट मैकेनिज्म होती है जो एक्सप्लेन करती है मसल कॉन्ट्रैक्शन, वो कौन सी होती है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी होती है। ये स्टेट करती है कि जो कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल फाइबर का वो टेक प्लेस करता है स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट होते हैं। बेसिकली दो चीज़ रखी, जब मैकेनिज्म पढ़ते हैं कि हम लोग मसल कॉन्ट्रैक्शन को, उसको बेस्ट तरीके से कौन एक्सप्लेन करता है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, पहली बात। दूसरी बात ये, इस कॉन्ट्रैक्शन मसल फाइबर कैसे कैसे होता है आप बोलोगे, जब थिन फिलामेंट जो है स्लाइड करती है थिक फिलामेंट के ऊपर तब कॉन्ट्रैक्शन हो पाता है। चलिए बेटा आगे पढ़ते हैं क्या होती है मसल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी। देखिए मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमें तो चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो है मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर। सीधी सी बात ये बोली जाती है कि अगर मान लीजिए मोटर न्यूरॉन, एक मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर की जो बीच की स्पेस होती है उसे कहते हैं क्या, मोटर एंड प्लेट कहते हैं, फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। कोई कहानी ये है कि द जंक्शन बिटवीन मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलिमा ऑफ मसल फाइबर, द जंक्शन बिटवीन मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलिमा ऑफ मसल फाइबर उसे कहते हैं क्या, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं या फिर मोटर एंड प्लेट कहते हैं। क्वेश्चन ये बोले बताइए मोटर यूनिट क्या होता है, आप बोलोगे अगर हम इन दोनों को मिलाते हैं, मोटर न्यूरॉन को मिलाते हैं और मसल फाइबर को मिलाते हैं तो क्या बनता है, मोटर यूनिट बनती है। तो बेसिकली मोटर यूनिट जो होती है वो मोटर न्यूरॉन प्लस मसल फाइबर को मिलकर बनती है, पहली बात तो ये। दूसरी बता सकते हैं कैसे काम करता है पूरा सिस्टम, तो हम ये बोलोगे सीएनएस जो है वो इम्पल्स भेजता है मोटर न्यूरॉन को, ठीक है। सीएनएस जो है मोटर न्यूरॉन को इम्पल्स भेजता है, वो इम्पल्स जो है वो सिनेप्टिक वेसिकल के सिनेप्टिक वो इम्पल्स जो है सिनेप्टिक वेसिकल को तोड़ता है और रिलीज करता है एस्टाइलकोलिन। वो एस्टाइलकोलिन जो है बाइंड करता है रिसेप्टर और मसल एंड प्लेट से, वो एस्टाइलकोलिन जो है बाइंड करता है रिसेप्टर जो प्रेजेंट होते हैं मसल एंड प्लेट पे, ठीक है। उससे होता क्या है, एक्शन पोटेंशियल, उससे होता क्या है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है सार्कोलिमा में। वो एक्शन पोटेंशियल करता है क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को तोड़ता है, Ca+2 निकालता है। वो एक्शन पोटेंशियल करता क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से Ca+2 निकालता है, और वो Ca+2 जो है वो Ca+2 जो है बाद में आके बाइंड कर लेते हैं ट्रोपोनिन से, और जैसे वो ट्रोपोनिन से बाइंड कर लेंगे तो फिर वो रिमूव कर देंगे मास फॉर मास्किंग जो है एक्टिव साइट को रिमूव कर देंगे, फॉर वो रिमूव कर देंगे मास्किंग फॉर एक्टिव साइट पर मायोसिन रिमूव कर देंगे, ठीक है।
तो जो एटीपी हाइड्रोलाइसिस से जो एनर्जी निकली है उसको यूटिलाइज किया जाएगा, फिर मायोसिन जो है बाइंड कर लेगा एक्सपोज एक्टिव साइट ऑन एक्टिन टू फॉर्म ब्रिज। समझ आ गया? फिर से रिपीट कर देता हूँ। माना जाता है कि जो जंक्शन होता है बिटवीन मोटर न्यूरॉन एंड सर्कुलिमा और सर्कुलिमा मसल फाइबर से कहते हैं न्यूरॉन को जंक्शन कहते हैं, फिर मोटर न्यूक्लियस कहते हैं। मोटर न्यूरॉन जो होता है मोटर न्यूरॉन प्लस मसल फाइबर से मिलकर बनता है। सीएनएस जो इम्पल्स पहुंचता है मोटर न्यूरॉन को, वो इम्पल्स जो है वो सिनेप्टिक वेसिकल तोड़ता है, एसिटाइलकोलिन रिलीज करता है। वो एसिटाइलकोलिन जो है बाइंड करता है रिसेप्टर ऑन वो एसिटाइलकोलिन जो है वो बाइंड करता है रिसेप्टर मसल एंड प्लेट। ठीक है, वो जनरेट करते हैं एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल जो होता है वो C+2 निकालता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। फिर वो C+2 मात्रा बढ़ाती है साइटोप्लाज्म में। फिर उसमें होता है कि C+2 जो होता है बाइंड कर लेता है ट्रोपोनिन से। ट्रोपोनिन बनने के बाद होता है क्या, फिर वो रिमूव हो जाती है मास्किंग फॉर एक्टिव साइट फॉर मायोसिन। फिर जो एनर्जी रिलीज होती है एटीपी हाइड्रोलाइसिस से उसको इस्तेमाल करके मायोसिन जो होता है बाइंड कर लेता है एक्सपोज एक्टिव साइट ऑन एक्टिन टू फॉर्म क्रॉस स्विच। ठीक है, ठीक है। फिर बाकी अभी डायग्राम लिख सकते हो, डायग्राम लिख सकते हो कि पहले एटीपी जो है टूटता है, एटीपी और पीआई। ऊपर वाला एक्टिन है, नीचे वाला कौन सा मायोफिलामेंट, सब नीचे वाला कौन सा मायोसिन है। पहले एटीपी टूटता है एटीपी और पीआई में। एटीपी और पीआई टूटते होता है एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी से क्या होता है मायोसिन होता है वो मायोसिन जो है एक्टिन फिलामेंट से प्रोसेस बना देता है। फिर वो अपनी स्लाइडिंग करता है। स्लाइडिंग करने से क्या होता है, कुछ देर बाद एनर्जी खत्म हो जाती है तो फिर एटीपी जो होता है टूट जाता है, कि इसका एटीपी और पीआई के अंदर फिर क्रॉस पे जो होता है ब्रेक हो जाता है। चलिए थोड़ा ये समझ लेते हैं कैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है। देखिए कॉन्ट्रैक्शन होने के लिए ज़रूरी क्या है, कॉन्ट्रैक्शन होने के लिए ज़रूरी है कि अब जो क्रॉस पिच बना हुआ है, अब जो क्रॉस, चलिए थोड़ा सा आप आगे समझते हैं। जैसा तुमने कहा था जो क्रॉस पिच बन चुका है, अब कॉन्ट्रैक्शन की ज़रूरी है। कॉन्ट्रैक्शन की ज़रूरी ये है कि जो क्रॉस पिच बना हुआ है वो अब वो स्लाइड करेगा, और जब वो स्लाइड करेगा तो वो पुल कर लेगा एक्टिन फिलामेंट को टूवर्ड द ए बैंड। इससे होगा क्या, अगर एक्टिन फिलामेंट को जो क्रॉस पिच बना है जब वो स्लाइडिंग करेगा तो वो एक्टिन फिलामेंट को ए बैंड की तरफ घसीट लेगा। अब अगर एक्टिन फिलामेंट घसीटा जा रहा है ए बैंड तक तो फिर जो जेड लाइन है अटैच होती है एक्टिन फिलामेंट से वो भी खींच जाएगी अंदर की तरफ। इससे क्या होगा कि सार्कोमेर छोटा हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। और जब कॉन्ट्रैक्शन होता है इससे हमें समझ में आता है कि आई बैंड तो रिड्यूस हो रहा है लेकिन ए बैंड जो है वो अपनी रिटेन करता है, वो अपनी लेंथ पे वैसे वैसे ही रहता है। कुल मिलाकर हमने कहा कि जब क्रॉसपिच बनता है तो जब अपनी स्लाइडिंग करता है तो होता क्या है, एक्टिन फिलामेंट जो होता है वो उसको घसीटता है। क्रॉसपिच जो है एक्टिन फिलामेंट को घसीटता है, और एक्टिन फिलामेंट को अगर एक्टिन फिलामेंट घसीटा जा रहा है तो जो जेड लाइन है वो भी अंदर तक घसीटी जा रही है। और अगर जेड लाइन घसीटी जा रही है तो सार्कोमेर का जो एरिया है वो छोटा हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो आई बैंड रिलीज होती है लेकिन ए बैंड जो है वो अपनी लेंथ पे ही रहती है। ठीक है, जब जो कॉन्ट्रैक्शन पूरा हो जाता है तो फिर मायोसिन जो होती है फिर रिलीज कर देता है एटीपी और पीआई को अपने नेक्स्ट स्टेज में आ जाता है। फिर बाद में क्या होता है, दोबारा कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए फिर से एटीपी आती है, फिर से टूटती है और फिर से क्रॉस स्विच बनता है। ठीक है, देखिए ये डायग्राम में जानना मजा हो रही है। रिलैक्स स्टेट देखिए जेड लाइन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एरिया जो है वो एच जोन का है, समझ में आ गया। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्शन करें तो जेड लाइन जो है वो अंदर घसीटी जाती है। ठीक है, मतलब बेसिकली जो आई बैंड है वो अंदर घसीटा जाता है, आई बैंड अंदर घसीटा जाता है तो फिर जो जेड लाइन है वो भी अंदर चली जाती है। जेड लाइन अंदर चली जाएगी, एच जोन छोटा हो जाएगा, मतलब सार्कोमेर छोटा हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, कॉन्ट्रैक्शन बना रहा है, समझ में आ गया। लेकिन जब बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये दोनों जो है वो ओवरलैप कर जाती है, इसलिए दिखाया गया है। ये कौन सा है, ये जो है वो मैक्सिमम, ये कौन सा है वो मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड वाला डायग्राम तो पता होना चाहिए। दूर दूर है तो रिलैक्स्ड में है, और थोड़ा पास अगर कॉन्ट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी तो फिर मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, समझ में आ गया। तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक हमारा C+2 जो है वो पम्प्ड बैक ना कर जाए साइटोप्लाज्मिक सिस्टर्ने के अंदर, और जब तक मास्किंग ना हो जाए एक्टिन फिलामेंट की। अगर ये सब चीज़ें हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, तो फिर ये हो जाएगा कि जेड लाइन जो है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा और रिलैक्सेशन हो जाएगा। तो जानना है तुम्हें ये है, कॉन्ट्रैक्शन तब तक चलता है जब तक C+2 आयन जो है पम्प बैक ना कर जाए साइकोप्लाज्मिक स्टर्ने के अंदर, जिससे और फिर जब अगर ये हो जाएगा तो फिर मास्किंग हो जाएगी एक्टिन फिलामेंट की, और ये पूरी प्रक्रिया अगर हो जाती है तो जेड लाइन जो है अपनी बैक आ जाएगी ओरिजिनल पोजीशन पे, से कहते हैं रिलैक्सेशन कहते हैं। और अगर रिपीटेड एक्टिवेशन हो रहा है मसल का, इससे क्या होता है, एक्यूमुलेशन होता है लैक्टिक एसिड का ड्यू टू एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, ड्यू टू एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। अगर रिपीटेड एक्टिवेशन दोबारा एक्टिवेट कर रहे हो मसल को, इससे क्या होगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा लैक्टिक एसिड ड्यू टू एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इन ग्लाइकोजन। क्या कॉज करता है, फैटीग। चलिए आगे जानते हैं क्या होता है रेड फाइबर क्या होता है, और बेसिक जानते हैं क्या होता है रेड फाइबर। रेड मतलब फाइबर क्या होता है, वाइट मतलब फाइबर क्या होता है। देखिए रेड मतलब साधु, साधु कैसा होता है, हमेशा स्लो होता है, एरोबिक होता है। तो बेसिकली रेड मतलब फाइबर जो होते हैं हमेशा स्लो होते हैं, एरोबिक होते हैं। रेड इसलिए होते हैं क्योंकि इनके अंदर मायोग्लोबिन कंटेंट ज़्यादा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया कंटेंट ज़्यादा होता है, सार्कोप्लाज्मिक कंटेंट कम होता है। क्योंकि अगर ये साधु है तो ये हमेशा परफॉर्म करते हैं स्लो एक्टिविटी लेकिन लॉन्ग पीरियड एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। जो हाइट वाले होते हैं वो नेता होते हैं, फास्ट होते हैं, एनारोबिक होते हैं, मतलब फाइबर समझ में आ गया। मायोग्लोबिन कम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया कम होता है, लेकिन सार्कोप्लाज्मिक ज़्यादा होता है।
परफॉर्म करते हैं फास्ट और शॉर्ट पीरियड एक्टिविटी। समझो फिर से बोलो, रेड वाले जो होते हैं साधु होते हैं, रेड वाले कैसे होते हैं, स्लो होते हैं, एरोबिक होते हैं, माइग्लोबिन कंटेंट ज़्यादा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया कंटेंट ज़्यादा होता है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट कम होता है, इसलिए हमसे ये स्लो और लॉन्ग एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। वाइट वाले मसल फाइबर जो होते हैं फास्ट होते हैं लेकिन एनारोबिक होते हैं, माइग्लोबिन कंटेंट कम एंड माइटोकॉन्ड्रिया कंटेंट कम, साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा होता है, परफॉर्म करता है फास्ट और शॉर्ट पीरियड एक्टिविटी। समझ में आ गया? चलिए थोड़ा जानते हैं क्या होता है स्केलेटल सिस्टम। हमने कहा था हमारा स्केलेटल सिस्टम जो होता है कंसिस्ट करता है फ्रेम ऑफ बोन्स एंड फ्यू कार्टिलेज। जो बोन्स एंड कार्टिलेज होते हैं दोनों एक तरह के स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। बोन्स जो होते हैं वही हार्ड मैट्रिक्स के होते हैं, कारण कौन सा, कैल्शियम सॉल्ट। बोन जबकि कार्टिलेज जो होते हैं वो स्लाइटली पेलेबल मैट्रिक्स बने होते हैं, कारण कौन सा, कॉन्ड्राइटिन सॉल्ट। ह्यूमन बीइंग जो है 206 हड्डियाँ होती हैं, फ्यू कार्टिलेज होते हैं। हमें स्केलेटल सिस्टम बांट दिया गया दो चीज़ों में, एक्सियल और एपेंडिकुलर। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में क्या होता है 80 बोन्स होती है, कितनी होती है 80 बोन्स होती है। क्यों, जितना ऊपरी भाग होता है किसका होता है वो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम का होता है। क्यों, इसके अंदर 80 बोन्स होती है, एक स्कल होता है, वर्टिब्रल कॉलम होता है, स्टर्नम होता है, रिब्स होती है। स्कल हो गया, वर्टिब्रल कॉलम हो गया, स्टर्नम हो गया और रिब्स हो गया। समझ में आ गया? चलिए पहले जानते हैं क्या होता है एक्सियल स्केलेटल के अंदर। ठीक है, एक्सियल स्केलेटल में हम लोग बता चुके हैं टोटल 80 हड्डियाँ होती हैं। पहले बात करते हैं स्कल की। स्कल में टोटल क्या होती है 22 हड्डियाँ होती हैं। क्यों, क्योंकि 8 होती है क्रेनियम की, 14 होती है फेशियल की। ठीक है, हाइबर्ड होती है वो एक होती है, ऑसिकल जो कि ईयर की हड्डी होती है एक 3 पेयर में होती है, मतलब कितनी हो गई 6 हो गई, 2 मेलस 2 इंकस और 2 स्टेप। समझ में आ गया? वर्टेब्रल कॉलम कितने होते हैं 26 होते हैं। स्टर्नम कितना होता है, एक रिब्स कौन सी होती है 24। फिर से काम बढ़ाता हूँ, स्कल में कितनी होती है 22 हड्डी होती है। स्कल में ऐसे बता रहा हूँ, इतना समझो, स्कल के अंदर क्या आता है, फेशियल आता है, क्रेनियम आता है। क्रेनियम के अंदर होती है 8 हड्डी होती है, फेशियल के अंदर 14 हड्डी होती है, हाइबर्ड के अंदर एक होती है, ऑसिकल के अंदर 6 हड्डी होती है, 2 मेलस 2 इंकस 2 स्टेप। समझ में आ गया? वर्टेब्रल कॉलम के अंदर 26 हड्डियाँ होती है, स्टर्नम के अंदर एक होती है, रिब्स के अंदर 24 हड्डी होती है। समझ में आ गया? क्वेश्चन में अगर स्कल बोन के अंदर 22 ना दिया हुआ हो, तुम्हें 29 याद कर लेना है, तो हमें 29 को याद रखना। चलिए आइए थोड़ा सा समझा देते हैं आपको स्कल का डायग्राम। देखिए स्कल में पहले थोड़ा समझ लेते हैं बोन कौन कौन सी होती है। कि जो हमारे सामने माथे वाला होता है वो फ्रंटल बोन एक होती है, पैराइटल जो पीछे वाली होती है वो 2 होती है, टेम्पोरल ईयर वाली जो होती है वो 2 होती है, पीछे नीचे वाला भाग जो होता है ऑसिपिटल जो होता है वो एक होती है। नीचे वाला जो होता है वो कौन सा होता है, ऑसिपिटल कॉन्डाइल होता है। समझ में आ गया? अब जान करते हैं जो आंखों की पीछे वाली हड्डी होती है कौन सी होती है, स्फेनॉइड बोन होती है। आंखों की नीचे वाली हड्डी कौन सी होती है, इथेमॉइड बोन होती है। आंखों वाली हड्डी कौन सी होती है, लैक्रिमल बोन होती है। नाक की हड्डी कौन सी होती है, नेजल बोन होती है। ठीक है, जहाँ पे हमारी फेशियल हड्डी कौन सी होती है, जाइगोमेटिक बोन होती है। जो हमारी लिप्स कौन सी बोन होती है, मैक्सिला होती है। जो नीचे जबड़ा होता है मैंडिबल होता है, और नीचे हड्डी कौन सी होती है, हाइबर्ड बोन। फिर समझो जरा, जो हमारा समाथा होता है फ्रंटल बोन एक ही होती है। ठीक है, किनारे वाली प्राइटल बोन 2 होती है, टेम्पोरल जो कि ईयर वाली होती है 2 होती है, नीचे वाला जो होती है जहाँ पे बालों का आखिरी वाला एंड होता है, बालों का जहाँ पे बालों का एंड कौन होता है, ऑसिपिटल कॉन्डाइल। ऑसिपिटल जो बोन होती है वही होती है। ऑसिपिटल बोन से नीचे बोन होती है कौन सी होती है, ऑसिपिटल कॉन्डाइल होती है। समझ में आ गया? देखो, आंखों के पीछे हड्डी कौन सी होती है, स्फेनॉइड बोन जो कि एक होती है। आंखों के नीचे वाली हड्डी कौन सी होती है, इथेमॉइड बोन जो कि एक होती है। लैक्रिमल जो कि आंखों वाली हड्डी होती है वो 2 होती है ना। नेजल बोन 2 होती है, जाइगोमेटिक बोन 2 होती है, मैक्सिला 2 होते हैं, मैंडिबल 2 होते हैं, हाइबर्ड बोन एक होती है। अब जानते हैं क्या होता है एपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर क्या। चलिए एनसीईआरटी थोड़ा ज़्यादा पार्ट पढ़ लेते हैं, बाकी जो बता ही चुके हैं। टोटल स्कल के अंदर 22 हड्डियाँ होती हैं, इसके अंदर क्रेनियल और फेशियल मिला के ना दिया हो तो सुबह 29 याद रखना है। समझ में आ गया? जो हाइबर्ड बोन होती है इसका यू शेप बोन होती है, जो कि बेस पार्ट होती है बगल कैविटी के। समझ में आ गया? हर एक मिडिल ईयर में क्या होता है 3 बोन होती है, कौन, माइनस हो गया, इंडेक्स हो गया, स्टेप्स हो गया। कलेक्टिवली मिला के कहते हैं कि ईयर ऑसिकल कहते हैं। समझ में आ गया? आगे बढ़ते क्या होता है एपेंडिकुलर स्केलेटन। चलिए आगे समझते हैं। जैसा तुमको हमने कहा था एपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर लाइट हम दोनों जो बताएंगे तो राइट और लेफ्ट मिला के बताएंगे। टोटल 126 हड्डियाँ होती हैं। पहली बात करते हैं शोल्डर की। शोल्डर जिसे हम कहते हैं पेक्टोरल ग्रिडल कहते हैं, शोल्डर जिसे हम लोग पेक्टोरल ग्रिडल कहते हैं। इसके अंदर क्लेविकल की 2 हड्डियाँ होती हैं, स्कैपुला जो होती हैं 2 होती हैं, पेल्विक ग्रिडल मतलब नीचे वाली, इसके अंदर कोइजल बोन जो होती हैं 2 होती हैं। अब आगे बात करते हैं इसकी फोर लिम्ब की। फोर लिम्ब में हमने कहा था ह्यूमरस 2 होती है, रीडिस 2 होती है, उल्ना 2 होती है, कार्पल जो होती है वो 16 होती है, मतलब एक के अंदर 8 होती है। ठीक है, मेटाकार्पल 10 होती है, फ्लेंजेस जो होते हैं वो 28 होते हैं। समझ में आ गया? तुमको बेटा हमने कहा था वो है क्या, हिंड लिम्ब। हिंड लिम्ब में कहा था फीमर 2 होते हैं, पेटिला 2 होते हैं, फीमर 2 होते हैं, पेटिला 2 होते हैं, टीबिया 2 होते हैं, फेबुला 2 होते हैं। टार्सल्स जो होते हैं मतलब वहाँ पे हाथों में जो कार्पल होते हैं वो 16 होते थे, लेकिन यहाँ जो टार्सल होते हैं वो 14 होते हैं। मेटा टार्सल जो होते हैं 10 होते हैं, फ्लेंजेस जो होते हैं 28 होते हैं। फिर से बोला मैंने क्या बोला, मैंने बोला है कि शोल्डर की तरफ हमने तुम्हें कहा था क्लेविकल जो होते हैं 2 होते हैं, स्कैपुला 2 होते हैं, मैं दोनों मिला के बता रहा हूँ। ठीक है, कोइजल बोन जो होते हैं पेल्विक गिडल के अंदर, कोइजल बोन जो होते हैं 2 होते हैं। जब हम फोलिम क्या करते हैं, फोलिम में कितना होता है कि ह्यूमरस 2 होते हैं, रीडिस 2 होते हैं, उल्ना 2 होती है, सॉरी कार्पल 16 होते हैं, मेटाकार्पल जो होते हैं वो 10 होते हैं, फ्लेंजेस होते हैं 28 होते हैं। हिंड लिम्ब की बात करते हैं, मैं कहा था फीमर 2 होती है, पटेला 2 होते हैं, टीबिया 2 होती है, फेबुला 2 होते हैं। फीमर 2, पटेला 2, टीबिया 2, फेबुला 2, टार्सल जो होते हैं 14 होते हैं, फ्लेंजेस जो होते हैं 10 होते हैं, फ्लेंजेस जो होते हैं 28 होते हैं।
ठीक है। तो आगे तो हमने कहा था कि जो हमारा स्कल रीजन जो आर्टिकुलेट करता है, जब हमारा स्कल रीजन जब आर्टिकुलेट करता है, जब मिलता है, तो जब स्कल रीजन हमारा आर्टिकुलेट करता है सुपीरियर रीजन ऑफ, जब हमारा स्कल रीजन जो है वो आर्टिकुलेट करता है, जुड़ता है सुपीरियर रीजन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम विद द हेल्प ऑफ टू ऑसिपिटल कॉन्डाइल, जो पीछे बोन पढ़ के आते हैं, इसलिए इसे कहते हैं क्या, डाइकोंडाइलिक स्कल कहते हैं। बेसिकली जो हमारा स्कल जो है, जो मिलता है वर्टिब्रल कॉलम, हम लोग जान चुके थे कि दो प्रकार के एक्सियल सिस्टम होते हैं, दो प्रकार के स्केलेटन होते हैं, एक्सियल और एपेंडिकुलर। ठीक है, हम पूरा पढ़ चुके थे एक्सियल वाला, अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सियल के अंदर पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, वो कौन सा है, वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है। जैसा तो हमने कहा था, जैसे तुमने हमने कहा था कि टोटल वर्टिब्रल कॉलम जो होते हैं 26 होते हैं, 26 वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, वो सब डॉर्सली प्लेस्ड होते हैं, और ये सब एक्सटेंड होते हैं कहाँ से, जितने भी वर्टिब्रल कॉलम होते हैं वो बेस ऑफ द स्कल से एक्सटेंड होते हैं। पहली बात तो ये बेसिकली मेन फ्रेमवर्क बनाते हैं ट्रंक का। हर एक वर्टिब्रा के अंदर सेंट्रल होलो पोर्शन होता है, इसे न्यूरल कैनाल कहते हैं, उससे स्पाइनल कॉर्ड जारी होती है। पहला वर्टिब्रा जो होता है वो एटलस होता है, और वो आर्टिकुलेट होता है विद द ऑसिपिटल कॉन्डाइल, मतलब कि वो जुड़ता है ऑसिपिटल कॉन्डाइल से, है ना। तुमको बेटा ने ये भी कहा था वर्टिब्रल कॉलम जो होता है इसमें कितने होते हैं, सैक्रल के अंदर, सॉरी सर्वाइकल के अंदर 7 होते हैं, थोराकिक के अंदर 12 होते हैं, लंबर में 5 होते हैं, सैक्रल में एक होता है फ्यूज वाला, कॉकी में कितना होता है फ्यूज वाला। देखिए ये पूरी हमारी पूरी क्या है, स्पाइनल कॉर्ड, ये पूरी हमारी बीच देखिए कौन सी पीली वाली जो है वो स्पाइनल कॉर्ड है, जो आप ये येलो कलर वाला देख रहे हैं, जो बाहर की तरफ देख रहे हैं वो कौन सा है, वर्टिब्रल कॉलम है। देखिए 7 जो है वो ऊपर की तरफ, जो गर्दन वाली है, जो पीठ वाली होती है वो थोराकिक होती है, जो कि 12 होती है, लंबर जो होती है नीचे वाली होती है 5 होती है, उससे नीचे वाली जो हमारे हिप के पास होती है कौन सी होती है, वो सैक्रम है, जो कि 5 मिल के एक बनाती है, इसलिए इस लिखा जाता है 1 फिफ्थ लिखा जाता है। बोलो, मैंने बोला है सैक्रम 5 मिल के एक बनाती है, इस लिखा जाता है 5 1 फ्यूज लिखा जाता है, और जबकि कॉकी जो होती है वो 4 मिलकर बनाती है, इसलिए लिखा जाता है 1 फ्यूज लिखा जाता है। इनके बीच में क्या होता है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, समझ में आ गया तुमको बेटा। हमने कहा था दुनिया का कोई भी ऐसे सारे जितने मैमल होते हैं, जितने भी मैमल्स होते हैं, उन सब के अंदर सर्वाइकल वर्टिब्रा जो होते हैं 7 ही होते हैं। द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 ही होते हैं इन ऑलमोस्ट ऑल द मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग, समझ में आ गया। देखिए अब ये वर्टिब्रल कॉलम करते क्या है, ये वर्टिब्रल कॉलम जो है स्पाइनल कॉर्ड जो बीच में जा रही होती है उसको प्रोटेक्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं हेड को, और ये एक तरह का सर्व करते हैं एज अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर द रिब्स एंड मस्कुलेचर ऑफ द बैक। ये रिब्स को और बैक को क्या करते हैं, वो जोड़ने का काम करते हैं। स्टर्नम जो बीच की हड्डी होती है वो होती है फ्लैट बोन होती है, जो कि वेंट्रल मिड लाइन होती है थोरैक्स की, जो कैसी होती है, वेंट्रल मिड लाइन होती है थोरैक्स की, समझ में आ गया। बोलिए क्लियर है। स्टर्नम क्या होती है, स्टर्नम एक तरह की फ्लैट बोन होती है ऑन द वेंट्रल साइड, आगे तरफ होती है, मिड लाइन में होती है थोरैक्स। चलिए जैसा कि हमने बेटा को कहा था, रिब्स जो होते हैं 24 होते हैं, 24 होते हैं, मतलब कि रिब्स जो होते हैं 12 पेयर के अंदर होते हैं। हमने बेटा को ये भी कहा था हर एक रिब्स जो होता है वो फ्लैट बोन, थिन फ्लैट बोन होता है, जो कनेक्ट होता है डॉर्सली द वर्टिब्रल कॉलम वेंट्रली विद द स्टर्नम, समझ में आ गया। इसके डॉर्सल सरफेस पे 2 आर्टिकुलेशन होते हैं, इसलिए इसे बाइसेफेलिक भी कहते हैं। हमने बेटा को ये कहा था पहले 7 रिब्स जो होते हैं वो ट्रू रिब्स होते हैं, पहले 7 रिब्स कैसे होते हैं, वो ट्रू रिब्स होते हैं। क्यों ट्रू रिब्स होते हैं, क्योंकि डॉर्सली अटैच होते हैं थोरैकिक वर्टिब्रा से, वेंट्रली अटैच होते हैं स्टर्नम से विद द हेल्प ऑफ हेलाइन कार्टिलेज। वही जानते हैं क्या होता है, ट्रू रिब्स को कहते हैं क्या, ट्रू रिब्स को कहते हैं वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स कहते हैं। ट्रू रिब्स को कहते हैं क्या है, वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स कहते हैं। क्या होता है 8th 9th और 10th पेयर्स, जो 8th 9th और 10th पेयर रिब्स होता है वो डायरेक्टली डू नॉट आर्टिकुलेट, डायरेक्टली अटैच नहीं होता है स्टर्नम से, बट ज्वाइन द सेवंथ रिब विद द हेल्प ऑफ हेलाइन कार्टिलेज। मतलब डायरेक्टली वो स्टर्नम से अटैच नहीं होते, लेकिन वो 7वीं रिब से अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ हेलाइन कार्टिलेज। इसलिए 8वें 9वें 10वें पेयर को कहते हैं क्या है, वर्टिब्रो क्रॉन्डल रिब्स कहते हैं, मतलब फॉल्स रिब्स भी कहते हैं। जबकि ट्रू रिब्स को कहते हैं क्या, ट्रू रिब्स को कहते हैं वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स कहते हैं, फॉल्स रिब्स को क्या कहते हैं, वर्टिब्रो क्रॉन्डल रिब्स कहते हैं। जो लास्ट 2 पेयर है 11th और 12th पेयर जो होता है वो अटैच होता ही नहीं वेंट्रली से, इसे फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। डायग्राम देख सकते हैं आप, पहले 7 रिब्स कौन से हैं, वो कौन से ट्रू रिब्स होते हैं, 8वां 9वां 10वां कौन सा होता है, फॉल्स होता है, 11वां 12वां कौन सा फ्लोटिंग रिब्स होता है, समझ में आ गया। अब जानते हैं क्या होता है, देखिए अब क्वेश्चन कौन पूछता था, ये रिब केज क्या होता है, अब आप बोलोगे तो अब क्वेश्चन ये पूछता है यहाँ पे कि बताइए रिब केज क्या होता है। रिब केज के अंदर क्या होता है, रिब्स आते हैं, स्टर्नम आती है, और थोरैकिक वर्टिब्रा आता है। फिर से बोलो, मैंने क्या बोला, मैंने बोला रिब केज के अंदर क्या होता है, सारे रिब्स आते हैं, स्टर्नम आती है बीच की, और थोरैकिक वर्टिब्रा आता है। अब जानते हैं क्या होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। देखिए हमने कहा था जो बोन्स ऑफ द लिम्ब अलॉन्ग विद द ग्रिडल्स, देखो जो नीचे का पार्ट होता है कौन सा होता है, वो अपेंडिकुलर स्केलेटन, मतलब बेसिकली जितने भी बोन्स हैं उनके साथ साथ जो ग्रिडल्स हैं वो सब मिलकर आते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन में आते हैं। एनसीईआरटी कहती है कि हर एक लिम्ब जो फोर लिम्ब हो या फिर हिंड लिम्ब हो, तो हर एक लिम्ब जो होते हैं उसके 30 बोन होती है। देखिए ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी कहती है कि हर एक लिम्ब में कितने होते हैं, वो 30 बोन, हर एक लिम्ब में कितने होते हैं, 30 बोन होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि हमने कहा था फोर लिम्ब में 60 होते हैं, ह्यूमरस में 60
फोर लिम्ब के अंदर स्टार्ट होते हैं, हिडन स्टार्ट होते हैं। अब एनसीईआरटी जो 30 बोन कहा है हर लिम्ब के, वो एक तरफ के लिए कहा है ना। बोलिए बाकी पीछे पढ़ा के आपको आए हैं कि जब फोर लिम्ब पढ़ोगे उसके अंदर क्या क्या आता है, ह्यूमरस है, रेडियस है, उल्ना है, कार्पल जो होते हैं वो हमने मान के पीछे लिखा था 16 लिखा था। 16 मतलब कि हमने दोनों को जोड़ के लिखा था, लेकिन यहाँ पे एनसीईआरटी जो 8 लिखा है इसका मतलब ये है कि वो एक साइड बता रहा है, ठीक है। वेस्ट बोन 8 होते हैं, मेटाकार्प हमने 10 पीछे हमने कहा था 10 होते हैं, लेकिन यहाँ कहते हैं 5 क्योंकि एक साइड बता रहे हैं। फ्लेंजेस पीछे 28 ले यहाँ कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। तो आप जानते हैं नीचे हिल नहीं पाते। फीमेल क्या होता है, फीमेल की थाई बोन होती है जो हाइलोंगस होती है। टीबिया है, फिबुला, टार्सल। टार्सल पीछे हमने कितना कहा था, हमने कहा था 14 कहा था, लेकिन यहाँ कितना लिखा हुआ है 7 हो गया यहाँ पे। इसे हम एंकल बोन भी कहते हैं, समझेंगे। मेटाटार्सल ने पीछे 10 कहा था, कितना 5 हो गया। फ्लेंजेस पीछे हमने 28 कहते हैं, कितना 14 हो जाएंगे, ठीक। एक का पोस्ट शेप्ड बोन होता है जिसे पटेला कहते हैं, जो कि नी के ऊपर होता है, इसे वेंट्रली नी कैप भी कहते हैं। चलिए आइए अब एनसीईआरटी किस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। जैसे हमने कहा था पेक्टोरल और पेल्विक दो ग्रिल होते हैं, बोन जो कि हेल्प करती हैं आर्टिकुलेशन ऑफ अपर और लोअर लिम्स को रिस्पेक्टिवली विद द एक्सेल। बेसिकली माना जाता है कि हम लोग अपेंडिकुलर सिस्टम पढ़ते हैं, हमने कहा था पेक्टोरल और पेल्विक ग्रिल ऐसी दो होती हैं जो कि जोड़ती हैं ऊपर के लिम्स को नीचे के लिम्स से समझाएंगे विद द एक्सियल, ठीक। ऊपर के लोअर लिम्स को जोड़ती है विद द एक्सियल स्केलेटन समझाएगा। अब जानते हैं क्या होता है स्कैपुला। स्कैपुला का लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन होता है जो कि सिचुएटेड होता है डॉर्सल पार्ट ऑफ थोरैक्स के अंदर बिटवीन सेकंड एंड सेवंथ रिब्स समझाइए, बिटवीन सेकंड एंड सेवंथ रिब। ये जो डॉर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर बॉडी है स्कैपुला के अंदर, इसमें एक एलिवेटेड रिज पाई जिसे स्पाइन कहते हैं। स्पाइन जो है प्लेट होती है फ्लैट और एक्सपैंड होती है। स्पाइन जो होती है वो प्लेटेड होती है फ्लैट, लेकिन वो एक्सपैंडेड हो क्या बन जाती है, एक्रोमियन बन जाती है। और जो क्लेविकल होता है वो आर्टिकुलेट कर जाता है, ठीक है। क्लेविकल क्या होता है, ये स्पाइन से क्या करता है, वो करता क्या है, वो आर्टिकुलेट कर जाता है। और इसी जो बीच में हमने कहा था कि जो स्पाइन होती है वो एक्सपैंड कर रही है प्रोसेस, उसे एक्रोमियन कहते हैं। इस एक्रोमियन के अंदर होता है डिप्रेशन से कहते हैं, ग्लोनॉइड कैविटी कहते हैं। ग्लोनॉइड कैविटी से क्या होता है, ह्यूमरस का हेड जो होता है अटैच होता है टू फॉर्म अ शोल्डर जॉइंट। और हर एक क्लेविकल जो होती है लॉन्ग स्प्लेंडर होती है विद 2 कर्वेचर्स। क्या होती है, हर एक क्लेविकल होती है थोड़ी लॉन्ग होती है, उसमें 2 कर्वेचर होते हैं, इसलिए क्लेविकल को कोलर बोन कहते हैं। तो हमने क्या हमने जाना है कि पेक्टोरल और पेल्विक ग्रिल दो ऐसी बोन होती है जो कि हेल्प करती हैं अपर और लोअर लिम्ब को एक्सियल स्केलेटन जोड़ने में। स्कैपुला का लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन होता है जो कि डॉर्सल पार्ट में होता है थोड़ा सा, जो कि बिटवीन सेकंड एंड सेवंथ रिब में होता है। डॉर्सल फ्लैट स्कैपुला जो होता है वो डॉर्सल पार्ट फ्लैट होता है, ट्रायंगुलर बॉडी होती है, उसमें एक एलिवेटेड रिज निकलती है, उसे कहते हैं स्पाइन कहते हैं। स्पाइन आगे के फ्लैट होती है, एक्सपैंड प्रोसेस होती है, उसे एक्रोमियन कहते हैं, ठीक है। और जो क्लेविकल होती है बोलो, और जो क्लेविकल होती है वो इसी से क्या करती है, वो ज्वाइन कर जाती है। और क्लेविकल जो होती है इसी से क्या करती है, ज्वाइन कर जाती है। बेसिकली तुमको मैं ये कहा है कि जो स्कैपुला है वो फ्लैट है, ट्रायंगुलर बॉडी है, उससे एलिवेटेड रेज निकलती है, उसे स्पाइन कहते हैं। वो स्पाइन आगे के फ्लैट एक्सपैंडेड ऑफ प्रोसेस बनती है, उसे एक्रोमियन कहते हैं। उस एक्रोमियन से क्लेविकल जुड़ती है आगे, और उस एक्रोमियन के नीचे एक डिप्रेशन पाया तो उसे कहते हैं ग्लोनॉइड कैविटी कहते हैं। और उस ग्लोनॉइड कैविटी से ह्यूमरस का हेड जोड़ता है टू फॉर्म अ शोल्डर जॉइंट। इसीलिए हर एक क्लेविकल के अंदर क्या होता है, 2 स्कैवेचर होते हैं, उससे कोलर बोन भी कहते हैं। अब जानते हैं नीचे आ जाइए। नीचे हमने कहा था आपको कहेंगे पेल्विक ग्रिल। चलिए अब जानते हैं क्या होता है पेल्विक ग्रिल। देखिए पेल्विक ग्रिल हमने कहा था कंसिस्ट करता है 2 कोएक्सियल बोन, ठीक है। और उसमें हर एक कोएक्सियल बोन जो होती है वो फॉर्म्ड होती है फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स। कौन सा हो गया, ईलम है, इस्चम है, प्यूबिस है। ईलम के अंदर आई है, यहाँ पे ई नहीं होगा, समझ में आ गया। पहली बात तो ये हमने कहा पेल्विक ग्रिल के अंदर 2 बोन होती है, 2 कोएक्सियल बोन होती है, हर एक कोएक्सियल बोन बनती है हर कोएक्सियल बोन बनती है फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स, ईलम, इस्चम और प्यूबिस, समझ में आ गया। पहली बात। दूसरी बात ये कि इनके फ्यूजन से क्या होता है, कैविटी बनती है, इसका नाम क्या होता है, एस्टेबुलम होता है, जहाँ से थाई बोन जो होती है जुड़ती है आगे। पहली बात। दूसरी बात ये कि जब पेल्विक ग्रिल के जब दोनों हाफ वेंट्रली मिलते हैं तो बनता है प्यूबिक सिम्बिसिस, जो कि कंटेन करता है फाइब्रस कार्टिलेज को। क्लियर है। चलिए इस थोड़ा सा डायग्राम को देखिए, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। देखिए इस डायग्राम में देखिए, जो ऊपर लेयर दिया कौन सा बोन है, वो फ्लैट बोन, कौन सी क्लेविकल कोलर बोन कहते हैं। नीचे ट्रायंगुलर शेप स्कैपुला है, ऊपर है कौन सा, वो ह्यूमरस की बात इसकी, और ये फोलियम की बात हो रही, समझ में आ गया। जो डायरेक्ट थंब से मिलता है कौन सा, रेडियस है। ये वाला कौन सा, उल्ना है। जो वेस्ट वाला है कार्पेल होते हैं, उससे जो फिंगर वाले हैं मेटाकार्पेल, और जो आगे वाले फिंगर्स को कौन से फ्लेंजेस होते हैं। इस डायग्राम बेटा बहुत ध्यान समझिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। डायग्राम को देखेंगे अगर, देखिए यहाँ पे स्पाइन आ गया, इसमें कनेक्ट हो रही है एक्रोमियन के। एक्रोमियन के अंदर नीचे कैविटी होती है, उसका नाम है ग्लोनॉइड कैविटी। ग्लोनॉइड कैविटी से जुड़ता है कौन, ग्लोनॉइड कैविटी से कौन जुड़ता है कि हेड ऑफ ह्यूमरस, तो क्या बनता है, शोल्डर जॉइंट बन जाता है। अब थोड़ा सा इस डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम में क्या देखने को मिलता है, हमें इस डायग्राम में देखने को मिलता है ये है कि ये है हमारी कोएक्सियल बोन है। ये हमने कहा था कोएक्सियल बोन किससे मिलकर बनती है, कोएक्सियल बोन मिलकर बनती है ईलम, इस्चम और प्यूबिस से, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारी ईलम वाली हो गई है जाके, ठीक है। और ये सैक्रम है, ये कौन सी, प्यूबिस है, ठीक है। मतलब देखिए कोएक्सियल बोन यहाँ पे है, हमने इसके 2 पार्ट शो कर दिए हैं। कोएक्सियल बोन
है यहाँ पे, तो ये वाला ईलम है, ये वाला पीवस है, और ये वाली कौन सी ईस्चम है, ठीक है। तो ईलम, ईस्चम और पीवस समझ में आ गया। कोइजल बोन बनी है, कोइजल बोन जो बनती है वो ईलम, ईस्चम और पीवस में बनती है। कोइजल बोन यहाँ पे ये है, ऊपर पार्ट ईलम होता है, बीच वाला पार्ट पतला वाला पीवस है, नीचे वाला जो कोइजल पार्ट है वो ईस्चम है, और ये वाला पार्ट कौन सा, सैक्रम है, तुम्हें याद हो। तो ये फीमर हो गया, पटेला हो गया, टीबिया हो गया, जो टीबिया होती है वो आके जुड़ती है सबसे सबसे मोटे अंगूठे से, समझ में आएगा। टार्सल है, टीबिया जाके जुड़ती है, इसमें उल्टा होता है, पता है ना, इसमें उल्टा होता है, टीबिया जाके जुड़ती है और फेबुला, टीबिया ये जुड़ती है, फेबुला बोल रहा होता है, ठीक है। टार्सल है टार्सल ऑफ फ्लेंजेस, समझ में आ गया। टार्सल का मतलब कितनी उसके अंदर होती है, 7 होती है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, क्या होता है जॉइंट्स। देखिए हमें पता है जॉइंट्स जो है बिटवीन द बोन्स हो सकता है, या तो बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज हो सकता है। देखिए जो फोर्स जनरेट करता है मसल टू कैरी आउट मूवमेंट थ्रू जॉइंट, जो जॉइंट के थ्रू मूवमेंट करने की कोशिश करता है, उसमें जब जॉइंट के थ्रू मूवमेंट करने की कोशिश होती है मसल द्वारा फोर्स जनरेट करके, ऐसे में जॉइंट जो होता है वो एक्ट करता है एज अ फाइबर की तरह, समझ में आ गया। जॉइंट 3 प्रकार होते हैं, फाइब्रस, कार्टिलेज और साइनोवियल जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट वो जॉइंट होता है जिसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होता है, जिसे कौन शो करता है, इसे शो करता है फ्लैट स्कल बोन, जो कि एंड टू एंड होते हैं विद द हेल्प ऑफ डेंस फाइब्रस कनेक्टेड टिश्यू। बताइए बेटा क्या होता है कार्टिलेज जॉइंट। कार्टिलेज जॉइंट के अंदर क्या होता है कि थोड़ा सा मतलब कि कैसा होता है, लिमिटेड मूवमेंट होता है विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज, ठीक है। चलिए अब साइनोवियल जॉइंट को तो बताएंगे। साइनोवियल जॉइंट के अंदर क्या होता है, प्रेजेंस होता है फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी बिटवीन द आर्टिकुलर सरफेस ऑफ 2 बोन्स, बेसिकली 2 बोन्स के बीच में होता है, और उसके बीच में फ्लूइड होता है। देखिए पहले पढ़ते हैं फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट जो होता है वो इमोबाइल होता है, कौन शो करता है, सूचर शो करते हैं, कौन शो करते हैं, ब्रेन के सूचर शो करते हैं। कार्टिलेज जॉइंट क्या होता है, कार्टिलेज जॉइंट वो जॉइंट होता है जो लिमिटेड जॉइंट होता है, जो लिमिटेड मूवमेंट शो करता होता है, कौन शो करता है, वर्टिब्रल बॉडी शो करती है। साइनोवियल जॉइंट होता है वो फ्री फ्री मूवमेंट शो करता है। इसके अंदर हमें 5 जॉइंट पढ़ने हैं। साइनोवियल जॉइंट के अंदर कौन कौन से होते हैं बताइए जरा। पहला होता है बॉल एंड सॉकेट, जो कि हमारा ह्यूमरस और पेक्टोरल ग्लैंड शो करता है। हिंज जॉइंट जो कि नी जॉइंट होता है, इसे बेटा ह्यूमरस और उल्ना भी कहते हैं। हिंज जॉइंट जो होता है इसे नी जॉइंट भी कहते हैं। नी जॉइंट होता है ह्यूमरस और उल्ना, ह्यूमरस समझते हैं ना, ऊपर वाला हो गया है, और उल्ना, ठीक है, समझ में आ गया। हिंज जॉइंट को नी जॉइंट भी कहते हैं। अगर हम जो फोलिम से कंपेयर करें तो उसमें ह्यूमरस और उल्ना शो करती है। पाइवट जॉइंट जो होता है बिटवीन एटलस एंड एक्सिस होता है, मतलब बेसिकली नेक की बात हो रही है यहाँ पे। ग्रिडलिंग जॉइंट जो होता है बिटवीन कार्पल होता है। सेडल जॉइंट होता है बिटवीन द कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब होता है। आगे जानते हैं क्या होते हैं डिसऑर्डर्स, क्या होते हैं डिसऑर्डर। तुमको बेटा हमने कहा था मिस्थेनिया ग्रेविस जो होता है वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, जो कि अफेक्ट करता है न्यूरोमस्कुलर, जो कि इफेक्ट करता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू फैटिग, वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल, समझ में आ गया। न्यूरो बताइए क्या होता है, मिस्थेनिया ग्रेविस जो होता है वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, जो कि अफेक्ट करता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जैसे कि फैटिग है, वीकनिंग है, पैरालिसिस होता है, हो जाता है, समझ में आ गया। क्या होता है मस्कुलर डायस्ट्रॉफी। मस्कुलर डायस्ट्रॉफी जो होती है वो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है, डीजनरेशन होता है, स्केलेटल मसल लगातार मरती रहती है लगातार, समझ में आ गया, जेनेटिक डिसऑर्डर है। मतलब टेक्निक क्या होता है, टेक्निक जो होती है रैपिड स्पैम होता है, मतलब कि वाइल्ड, इसमें क्या होता है वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होता है, रैपिड स्पैम्स होते हैं। इसके क्यों होता है, क्योंकि इसमें सी रेशो लेवल जो होता है लो जाता है। अर्थराइटिस क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट होता है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, ये जो कि जब आपका बोन मास जो होता है वो कम हो जाता है, फ्रैक्चर के चांस इसमें इंक्रीज हो जाते हैं, लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन होता है, समझ में आ गया। गाउट क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट होता है, कारण क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड